हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर फ्रेंड्स यहां पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट्स होती हैं या जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमारा पीएमएस चाहे पंजाब का है, चाहे बलूचिस्तान का है, चाहे केपीके का है, चाहे सिंध का है, ये इक्वली जो है फ्रूटफुल है। तो आप डेली बेसिस के ऊपर जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर अपडेट्स आपको मिल रही हैं, तो आप अपने कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर से न्यूज़ आर्टिकल्स जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, उसके बाद ओपिनियंस आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आई होप कि आपके एग्जाम अच्छे चल रहे होंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे और परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बार बार जोर एक चीज़ के ऊपर देता हूँ, आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एनालिसिस जो है आपका बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए। मैं बार बार हर लेक्चर के अंदर एक ही चीज़ लाजमी ये बताता हूँ कि आपका जो एनालिसिस है वो एक तो पर्सनल नहीं होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए और सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स हैं उनको आप यहाँ पर जो है अपनी नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस रहेगा फॉर द कंप्लीट ईयर 2026 के लिए रहेगा, जो आपके पीएमएस और सीएसएस एग्जाम के लिए इक्वली जो है मैंने पहले बताया बेनिफिशियल है, ठीक है। जो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, ओपिनियंस भी है हमारे पास और न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। क्या क्या हमारे पास यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए हमें नजर आ रही है, इस चीज़ को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं जरूर बोलूंगा। यहाँ पर फ्रेडरिक नीत्शे, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर। उसने एक स्टेटमेंट बोली थी कि बी केयरफुल व्हेन यू फाइट विद द मॉन्स्टर्स लेस्ट यू बिकम वन। उसने बोला था कि आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि आप जुल्म और खतरनाक लोगों के खिलाफ लड़ते लड़ते आप भी उनके जैसे ना बन जाएं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसके अराउंड यहाँ पर कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ आर्टिकल्स जो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन यहाँ पर रहने वाले दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, गवर्निंग बियॉन्ड डायग्नोसिस। इसके अंदर बेसिकली करप्शन के रिलेटेड डिस्कशन की गई है और डीप रूटेड यहाँ पर डिस्कशन की गई। यू नो वेरी वेल कि अभी यहाँ पर नवंबर के अंदर 2025 के अंदर IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो थी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर बोला गया था कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक चीज और भी यहां पर ऐड करेंगे कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है। इसके अंदर 4 पिलर्स बताया गया कि सिविल सोसाइटी गवर्नेंस रिफॉर्म में अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, तो जिसकी वजह से यहां पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यहां पर इंश्योर करवाई जा सके। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास रहेगी सॉफ्ट पावर, अ बेटर ऑप्शन। ये हमारे पास वही रहेगा कि बी केयरफुल व्हेन यू फाइट विद द मॉन्स्टर्स लेस्ट यू बिकम वन। तो ये हमारे पास रहेगी कि पाकिस्तान एक बार फिर जो है यहां पर टेररिज्म के चैलेंजेस का जो है यहां पर शिकार हो चुका है। अगर देखा जाए, जिस तरह हमें यहां पर बलूचिस्तान के अंदर 12 लोकेशंस के ऊपर अटैक किया गया और यहां पर इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह के ऊपर अटैक किया, तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह पाकिस्तान का यहां पर रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर इमेज बनता जा रहा है, तो ये एक समझ ले कि पाकिस्तान को डीफेम किया जा रहा है, पाकिस्तान को विलीफाई किया जा रहा है और इसको कर्टेल करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस है यहां पर बताई गई हैं कि ये बेसिकली यहां पर बड़े बड़े जो यहां पर कह ले के ऑपरेशंस किए गए बलूचिस्तान के अंदर या स्वात के अंदर, हमें यहां पर देखने को मिलता है ज़रबे अज़ब देखने को मिलता है, रद्दुल फसाद हमें देखने को मिलता है, राह निजात, इस तरह के हमें ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक वहां पर जो है यहाँ मिलिटेंट्स ग्रुप से या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उनको यहां पर अभी तक खत्म क्यों नहीं किया गया। कुछ का तो कहना यह भी है कि जब से यहां पर फाटा को मर्ज किया है तो तब से लेकर जो है इश्यूज और बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इश्यूज तो पहले भी थे, तो ये भी है। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे कि एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो हमें नजर आ रही है ना बिटवीन कह ले के जो लोकल कम्युनिटीज एंड सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके दरमियान में कुछ चीजें ये भी है, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको भी लेकर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर तिरा वैली को लेकर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, उसको भी ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इंडिया केव्स की बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, क्योंकि जिस तरह इंडिया और कह ले के यूएसए के दरम्यान में हमें रिलेशंस डिसफंक्शन होते हुए नजर आए 2025 के अंदर, जिस तरह
ट्रंप ने जो कह लें कि गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया के उनके ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगाया 25% से बढ़ाकर 50% किया, लेकिन अभी इन टर्म यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है इसको भी देखेंगे। फोर्थ नंबर पर हमारे पास यहां पर रहेंगे अ गुड स्टार्ट, एक अच्छा स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये दोस्तों यहां पर ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक चीज और भी है, एटलीस्ट आपके पास एक पॉइंट आ गया है, केस स्टडी आ गया है कि जो फर्स्ट यहां पर टॉक्स हुई हैं वो यहां पर कहां हुई है, बेसिकली ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर। यूएस एंड ईरान जो टॉक्स हुई हैं फर्स्ट कहां पर हुई है, आपकी ओमान के अंदर। और इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई है, क्या डिस्कशन हुई है, ये भी देखने वाले, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास केस स्टडी, क्योंकि जब से यहां पर हमें ईरान और यहां पर यूएसए के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता हुआ नजर आया, जो अब ये फर्स्ट टॉक्स है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में, जो ओमान में बेसिकली यहां पर कंडक्ट की गई है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमारे पास यूएसए और न्यू 3-वे न्यूक्लियर डील। तो यहां पर न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है आपकी एक्सपायर हो चुकी है, 5 फेब से जो है यहां पर एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन जो कह लें कि 1991 के अंदर इसको साइन किया गया था यूएसएसआर और यहां पर यूएसए के दरमियान में, बेसिकली वॉर हेड्स के ऊपर यहां पर जो है वो कह लें कि लिमिटेशंस लगाना था, मिसाइल्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाना था। कुछ यहां पर फिगर डिस्कस किए गए थे जो इनके ऊपर लिमिटेशन लगाना है। 1550 यहां पर वॉर हेड्स के ऊपर लिमिटेशन थी, उसके बाद 700 हमें यहां पर मिसाइल के ऊपर, उसके बाद 850 यहां पर डिलीवरी सिस्टम के ऊपर यहां पर जो हमें नजर आती थी। लेकिन वो जो है अभी कह लें कि 5 फेब से जो है आपके ट्रीटी यहां पर एक्सपायर हो चुकी है। यहां पर एंटोनियो गुटेरेस ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, और उसके बाद हमारे पास यूएसए ईरान टॉक्स, टेंस डिप्लोमेसी इन मस्कत, इसको यहां पर देखेंगे। 6 नंबर पर है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास केस स्टडी रहने वाला है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई पॉलिसी फॉल्टर्स मंथ्स आफ्टर अप्रूवल, पाकिस्तान एआई पॉलिसी स्टॉल्ड, इस चीज को देखने वाले। रिसेंटली क्या हुआ था कि 2025 के अंदर पाकिस्तान नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी यहां पर बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसकी जो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। यहां पर जो कह सकते हैं कि अब सेंटर और प्रोविंस के दरमियान में थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की हमें कमी नजर आती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई 2020 के अंदर कुवैत के अंदर, तो पाकिस्तान उसकी भी प्रेसिडेंसी कर रहा है यहां पर। तो पाकिस्तान जो हम कहते हैं कि यहां पर डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए पाकिस्तान रेडी है, तो पाकिस्तान उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन वाला प्रॉब्लम है ना, इसको डील करना पड़ेगा, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब की लिस्ट हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, जो बेसिकली हमारे जितने भी डांट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, जो हमारी वोकैब के लिए। और उसके बाद राइटिंग स्किल के अंदर मैं बार बार बोलता हूं कि आप वोकैब की वेरिएशन लेकर आए। एक तो आपका एक्सप्रेशन ठीक होगा, सेकंड आपका जो है यहां पर जो रेपिटेशन वाला मसला है, चाहे आर्गुमेंट्स का है चाहे वोकैब की रेपिटेशन का मसला है, वो यहां पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट जो ओपिनियन हमारे पास रहने वाली है फ्रेंड्स, यहां पर गवर्निंग बियॉन्ड डायग्नोसिस, इस चीज को यहां पर देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल डिसिप्लिन के अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान गवर्नेंस क्राइसिस की, तो पाकिस्तान रिकरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस आर फ्रीक्वेंटली एट्रीब्यूटेड टू द पुअर फिजिकल मैनेजमेंट और एक्सटर्नल शॉक्स। एक तो दो चीजें हमारे सामने ये आ गई, एक हमारे क्या रहेगा पुअर फिजिकल मैनेजमेंट, जो इसकी सही जो मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। सेकंड क्या है हमारे पास एक्सटर्नल शॉक्स हमें जो देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। हाउएवर द आईएमएफ्स नवंबर 2025 गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रिवील्स अ मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। क्या है हमारे पास द सिस्टमैटिक इरोजन ऑफ द गवर्नेंस। सबसे पहले हम यहां पर यह देखेंगे जो सिस्टमैटिक जो इरोजन है, तोड़फोड़, जो फ्रैगमेंटेशन हमें गवर्नेंस की नजर आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एक वो रीजन है। सेकंड हमारे पास है रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड वन क्या हमारे पास पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो हमें यहां पर नजर नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती, ये चीज है। उसके बाद जो रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर काफी यहां पर इश्यूज है, इसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। उसके बाद हमारे पास रहेगा इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी इज नॉट मेयरली मैटर ऑफ द बैलेंस शीट फिगर। ये जो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, जो हमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है या इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो इसकी वजह से नहीं है कि बैलेंस ऑफ शीट मैटर करती है, बल्कि क्या है यहां पर वीक इंस्टीट्यूशंस, डिस्क्रेशनरी पावर्स एंड कंप्रोमाइज्ड ओवरसाइट मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म के ऊपर गौर फिक्र करने चाहिए थी वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है।
तो जिसकी वजह से हमें यहां पर जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है या इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लाजमी नोट डाउन करिएगा। उसके बाद हमारे पास रहेगा जीसीडी क्या करते हैं, ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस ऑफ दीज सिस्टमिक फेलियर्स presenting an opportunity for meaningful reforms if political leadership demonstrates the resolve to address its findings। अगर देखा जाए तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका कि आईएमएफ ने 15 पॉइंट्स दिए थे कि किस तरह जो है आप अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को यहां पर इंश्योर करवा सकते हो, करप्शन को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप यहां पर एरेडिकेट कर सकते हो, अपरूट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो रहने वाले हैं कि दे इंक्लूडेड अ लेवल ऑफ, क्या है इसके अंदर, सबसे पहले प्रिक्योरमेंट प्लेइंग फील्ड। प्रिक्योरमेंट प्लेइंग फील्ड का मतलब यह होता है कि प्रिक्योरमेंट को समझ ले, प्रिक्योरमेंट को बोला जाता है खरीदारी। तो क्या बोला जाता है कि जितनी भी कंपनीज है, जितने भी ग्रुप्स है, जो भी जहां पर खरीदारी होती है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पर करप्शन नहीं होनी चाहिए। एक चीज तो ये हमारे पास क्या है, प्रिक्योरमेंट प्लेइंग फील्ड। सेकंड थिंग क्या हमारे पास, एंड टू एंड ई प्रिक्योरमेंट। ई प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या है, यहां पर डिजिटल होना चाहिए सिस्टम, क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करवाने के लिए क्या होना चाहिए, आपका डिजिटल सिस्टम होना चाहिए। यह चीज है ना, ई प्रिक्योरमेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रैशनलाइजिंग बिजनेस रेगुलेशंस। तो यहां पर क्या होना चाहिए, जो बड़े कॉम्प्लेक्स हमें रेगुलेशंस नजर आते हैं ना, लॉज नजर आते हैं हमें, तो वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सादे होना चाहिए, यह चीज है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑडिट इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, लास्ट पर जो इंडिपेंडेंट है किसकी, ऑडिट की, वो स्ट्रेंथन की जानी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और उसका बिसाइड्स इंप्रूविंग इफेक्टिवनेस ऑफ एएमएल एंड सीएफटी रूल्स एंड लॉज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आप लाजमी नोट डाउन करिएगा। कोर इशू की बात करेंगे, यहां पर जो हमारे पास कोर इशू रहने वाला है, सबसे पहले इसको यहां पर ऐड करेंगे दोस्तों। कोर इशू क्या है कि द गवर्नमेंट फेलियर्स नॉर्मलाइज करप्शन थ्रू फ्रेगमेंटेड अथॉरिटी, वीक कंट्रोल एंड पॉलिटिसाइज्ड अपॉइंटमेंट अक्रॉस फिजिकल मैनेजमेंट एंड मार्केट रेगुलेशंस एंड जस्टिस सिस्टम। अब जस्टिस सिस्टम की भी बात की, सारी चीजों को यहां पर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा फ्रेगमेंटेड अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखें सेंटर और प्रोविंसेस जो है एक पेज के ऊपर आ नहीं रहे, इनकी हमें क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है। एक तरफ जो है वो और पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, एक प्रोविंस में और कर रही है, तो ये जो एक फ्रेगमेंटेड अथॉरिटी हमें देखने को मिल रही है ना पूरी, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा वीक कंट्रोल। और कुछ इंस्टीट्यूशंस का ना अगर देखा जाए तो कंट्रोल उनके ऊपर जो है वो नजर नहीं आता, जो कंट्रोल होना चाहिए। जो आईएमएफ कहता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपकी करप्शन है, उसको आप एरेडिकेट करें, कर्टेल करें, लेकिन क्या हो रहा है कि कंट्रोल बड़ा वीक है इनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहां पर पॉलिटिसाइज भी किया जाता है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स है यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो कहता है कि यहां पर हो रही है, उसको यहां पर कर्टेल करना पड़े। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे बड़ा मसला है यहां पर अपॉइंटमेंट्स का। अब अपॉइंटमेंट्स में बात जहां पर करना चाह रहा हूं वो आप भी समझ जाए। ठीक है, उसके बाद है यहां पर फिजिकल मैनेजर, मार्केट रेगुलेशन है और जस्टिस सिस्टम है। अब जस्टिस सिस्टम आपका देख ले कि यहां पर जुडिशरी को 26 अमेंडमेंट पास की, 27 अमेंडमेंट पास की, जुडिशरी को यहां पर डिवाइड करके रख दिया, ऐसा ही है। तो अब क्या हो रहा है कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए, जुडिशरी का इतने केसेस पेंडिंग में पड़े हुए, इतने केसेस पेंडिंग में पड़े हुए कि उनको जो है यहां पर रिजॉल्व किया ही नहीं जा रहा। जो यहां पर प्रोग्रेस होनी चाहिए वो यहां पर नजर नहीं आती, ये चीज है। तो उनको जो है यहां पर टाइमली जो है जितना भी है केसेस को रिजॉल्व करना जरूरी है ना। एक चीज ये है कि की प्रॉब्लम एरियाज क्या है हमारे पास, नैब है, एफआईए, वेपनाइज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग रादर देन करप्शन प्रिवेंशन। अब ये थोड़ा सा यहां पर क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है, तो थोड़ा सा जो है यहां पर इनको जो है काम करना पड़ेगा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की जाए, कंप्रोमाइज्ड बाय केस बैकलॉज एंड ओपेक अपॉइंटमेंट्स है, बिजनेस बाईपास, फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, और उसके बाद एंट्रेंचिंग इनक्वालिटी, रिफॉर्म्स ब्लूप्रिंट्स हमारे पास एग्जिस्ट बट लैक सस्टेन्ड एंड नॉन पॉलिटिकल इंप्लीमेंटेशन। ये चीज है कि अब पॉलिसीज बनाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, ये भी एक चीज है। तो चार चीजें हैं, एक तो हमारे पास पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी हमारे पास, उसके बाद बिजनेस बाईपास, उसके बाद रिफॉर्म्स ब्लूप्रिंट्स हमें जो नजर आते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं। तो अब बात करेंगे सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है गवर्नेंस रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है दोस्तों,
सबसे पहले अगर देखा जाए इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वॉच डॉग सिस्टमैटिकली ट्रैक्स कम्युनिटी कमिटमेंट्स, बजट्स, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस टू एक्सपोज बैक स्लाइडिंग, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले सिविल सोसाइटी क्या कर सकते हैं भाई, अपना बजट और या कमिटमेंट्स है, इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस है, वो एक्सपोज कर सकती है। उनके ऊपर वॉच डॉग एज ए काम कर सकते हैं सिविल सोसाइटी के, काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये चीज है। उसके बाद एविडेंस बेस्ड की बात की जाए तो ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स इनटू एक्सेसिबल एनालिसिस, इन्फॉर्मिंग पब्लिक डिबेट एंड स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंटरी ओवरसाइट। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस होना चाहिए जो सबको समझ आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास जो है वो पब्लिक को जो है एक डिबेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंटरी ओवरसाइट भी होना, गौरव फिक्र होनी चाहिए, उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी है। अब सिविल सोसाइटी के अंदर बड़ी बड़ी आपके प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, एसोसिएशंस आ जाएंगी, जितने भी स्टेक होल्डर्स आपके आ जाएंगे, तो वो सारे यहाँ पर इंक्लूड होने चाहिए। कंस्ट्रक्टिव अगर बात की जाए यहाँ पर पॉलिसी इंटरलोकेटर की बात की जाए तो प्रोवाइड्स क्रूशियल फीडबैक ऑन रेगुलेशंस एंड सर्विस डिलीवरी। तो पब्लिक जो सिविल सोसाइटी है वो यहाँ पर इंश्योर कर सकती है, एक रेगुलेशंस की, दूसरा यहाँ पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो करनी है उसके ऊपर जो है वो अपना एज ए वॉच डॉग काम कर सकती है। उसके बाद एंकरिंग पॉलिसीज इन लिव्ड एक्सपीरियंसेस फॉर ग्रेटर रेलिवेंस। उसके बाद करप्शन प्रिवेंशन की बात की जाए, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स, ट्रैक्स बजट्स, एडवोकेट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जेम्पशन टू फोस्टर इंटेग्रिटी। उसके बाद हमारे पास रहेगा बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। तो ये 4 हमारे पास पिलर रहेंगे जो सिविल सोसाइटी गवर्नेंस रिफॉर्म के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है, अब लाजमी इसको नोट डाउन करिएगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारे पास रहेगी सजेशन रहेगी, रिकमेंडेशन रहेगी कि किस तरह हम यहाँ पर गवर्नेंस रिफॉर्म को खत्म करते हुए बेसिकली यहाँ पर जो कह ले के इंस्टीट्यूशंस के अंदर करप्शन है उसको जो है कर्टेल किया जा सकता है, और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड जस्टिस जो यहाँ पर इंश्योर करवाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो सिविल सोसाइटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करेंगे सॉफ्ट पावर की, बात करते हैं। यहां पर आपको पता है कि यहां पर तिरा वैली के अंदर काफी इश्यूज लेकर जो चल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट, सबसे बड़ा जो मसला देखने को मिला डिस्प्लेसमेंट, वहां पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी अब प्रोविंस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई ये ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन यहां पर जो स्टेट की तरफ से यही कहा जा रहा है, सेंटर की तरफ से, कि ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, यहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हुए नजर आते हैं जिनको यहां पर कर्टेल करना है, उनको खत्म करना है, एक मजबूरी ये भी, ऊपर से स्नोफॉलिंग हो रही है, ये चीज भी है। अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लेकर सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो जो इनको पैसे दिए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो दोबारा जो रिकवरी करनी या रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन सारी करनी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर सेंटर जो है 4 अरब जो है तिरा वैली के लिए दिया था कि 2.5 लाख रुपया जो आप हर घर को दें, लेकिन डिबेट यहाँ पर है कि क्या वो 2.5 लाख इनफ होंगे। हालांकि ये अगर देखा जाए तो पहले जब ऑपरेशंस होते रहे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जाती रही है बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, तो वहां पर भी जो है यहाँ पर 4-4 लाख रुपया दिया गया, लेकिन वो ये कहा जा रहा है कि वो उसकी रिकंस्ट्रक्शन 4 लाख में अब क्या घर थोड़े बना सकते हैं, दोबारा कैसे रिकंस्ट्रक्शन करेंगे सारी, तो ये इश्यू आ रहा है यहाँ पर जो बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तिरा वैली वाला तो मैंने बता दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हवाला रहेगा, उसने कहा था कलेक्ट्स डेटा ऑन टेररिज्म डिस्पाइट 300% जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म और ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि जितने ऑपरेशंस बलूचिस्तान और केपीके के अंदर किए गए हैं, यहां पर जो है वो कह ले के जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, उनको यहां पर एरेडिकेट होना चाहिए था, खत्म होना चाहिए, उनकी एरेडिकेशन, अपरूटिंग होना लाजमी थी, लेकिन नहीं हुई, ये चीज बता रहे हो। particularly in border and areas like Khyber Tira Valley है, local communities express strong opposition to the renewed military operations। अब बार बार यही ब्लेम किया जा रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन ये है नहीं, वो ये सेंटर की तरफ से ये कहा जा रहा है भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, बेसिकली यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो उनको यहाँ पर खत्म करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब देखा जाए जिस तरह यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर 12 लोकेशंस के ऊपर अटैक्स किए गए, इमाम बारगाह इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर अटैक्स किया गया, तो ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का बड़ी मुश्किल से जाकर पाकिस्तान यहाँ पर जो है अपनी जियो इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जा रहा है, बायलैटरल रिलेशंस अपने बढ़ा रहा है, एक रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर एक अच्छा इमेज देखने को मिल रहा है पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये टेररिज्म पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सबसे पहले अगर देखा जाए डीप सीटेड की बात की जाए, डिस्ट्रस्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस रादर देन लैक ऑफ कंसर्न
सिक्योरिटी। अब ये चीज समझते हैं कि लास्ट ईयर्स में जो यहां पर ऑपरेशंस किए गए सारे, लेकिन उनका जो रिजल्ट्स हमारे सामने क्या है, आज भी वहां पर जो है कह ले कि क्यों ये डे बाय डे जो है हमें यहां पर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसके अंदर चार चीजें बेसिकली, हम इसको वन बाय वन जो अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली मसला आ कहां पे रहा है, इस चीज को देखते हैं। साथ से देखा जाए अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट। अब जरबे अजब जहां पर यहां पर किया गया ऑपरेशंस, यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी, उनको यहां पर एरेडिकेट किया था, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हुई। अब डिस्प्लेसमेंट जब हुई तो उनके घर बार छोड़कर जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं, जो कैंप लगाए जाते हैं, फिर उनको यहां पर गवर्नमेंट ने हेल्प आउट भी किया, नो डाउट। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की, वहां पर गवर्नमेंट ने हेल्प भी की, यहां पर 4-4 लाख रुपए भी दिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो 4-4 लाख रुपए बहुत कम है, कैसे रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे रिहेबिलिटेशन करेंगे, है ना, ये भी एक चीज है ना। तो प्रीवियस ऑपरेशन जरबे अजब रिजल्टेड इन कम्युनिटीज बीइंग डिस्प्लेस्ड ओवर डेकेड्स, आफ्टर ओनली रिसेंटली रिटर्निंग होम दे फेस प्रोस्पेक्ट ऑफ लिविंग अगेन विद नो गारंटीज ऑफ लास्टिंग पीस। लेकिन जब वो आए वापस, तो क्या उनको गारंटी इंश्योर करवाई गई कि आपको अब आप पीसफुली आप रह सकते हैं? तो ये भी एक चीज है। सेकंड हमारे पास नजर आ रहा है कि मिसप्लेस्ड सैक्रिफाइसेस एंड पॉलिसी फेलियर्स, लोकल क्वेश्चंस व्हाई दे एंड्योर्ड प्रोफाउंड सोसाइटल शिफ्ट्स and autonomy losses to support pro-Pakistan Taliban in Afghanistan only for it to result in increased militants rather than instability। ये भी चीजें देख रहे हैं हम यहाँ पर जो है ना, काफी इश्यूज हैं जो हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी हमने काफी इसके ऊपर एनालिसिस किया है। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि असल में जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होती है या वो वापस घर बार छोड़ के जा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, जब वापस आते हैं उनको एक जो अश्योरेंस होनी चाहिए कि आप पीसफुली रह सकते हैं, वो चीज़ नहीं। लेकिन हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से जब से अफगान तालिबान ने गवर्नमेंट को संभाला है ना, तो क्या हो रहा है कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं वो सारे उधर से है। जैसे आपका टीटीपी है, यहाँ पर दाइश देखने को मिल रहा है, बीएलए अब यहाँ पर उभर रहा है। सारा जो है यहाँ पर स्टेट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सेंटर का आप प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है वो भी यही बात करते हैं कि भाई जो पूरा सपोर्टिंग जो कर रहे हैं यहाँ पर जो है कह ले कि फॉरेन फंडिंग हो रही है यहाँ पर, और स्पेशली जो नाम लिया जा रहा है वो यहाँ पर इंडिया का लिया जा रहा है। ये चीज है ना, ये कहा जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, प्रॉब्लम तो है यहां पर, अगर देखा जाए मिसप्लेस सैक्रिफाइस पॉलिसी फेलियर देखने को मिल रहे हैं। अब ये इस चीज को भी यहां पर जो है खत्म करना पड़ेगा। जो पॉलिसी फेलियर हमें देखने को मिल रहा है, इसको जो है यहां पर नहीं होना। जो पॉलिसी होनी चाहिए प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उनकी पूरी असोरेश होनी चाहिए, एक चीज तो ये है। उसके बाद इरोजन ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। एक तो जो लोकल कम्युनिटीज और यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर क्या हुआ है कि कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। तो यहां पर स्टेट थोड़ा ये करे कि चलो कम्युनिकेशन गैप को खत्म करे, लोकल कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनको यहां पर अपलिफ्ट करे, यहां पर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करवाया जा सके। ऐसे ही है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पर। डेकेड्स ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिसी डिसीजंस हैव फॉस्टर्ड डिस्ट्रस्ट, रूमर्स अबाउंड रिगार्डिंग रिसोर्स ग्रैब, मिनरल्स हैम्पर। अब ये चीजें ये देखने को मिल रही है। अब टोटली अगर देखा जाए ना, यहाँ पर ये है कि इनकी डिमांड्स है, यहाँ पर जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखकर भाई कभी तो ये है कि जो हमें स्टेट के अंदर जो है यहाँ पर कह ले के जो पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए पॉलिटिक्स वो नहीं मिल रही। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है जी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली नहीं हो पा रही, ये भी चीज है। फोर्थ नंबर पर है ट्रॉमेटिक आईडीपी एक्सपीरियंस की बात की जाए, मेमोरी ऑफ लिविंग इंटरनल रेफ्यूजीज की बात की जा रही है, इज फ्रेश। पास्ट डिस्प्लेसमेंट लास्टेड ईयर लॉन्गर देन प्रोमिस्ड, मिनिमल स्टेट सपोर्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड रिटर्न टू रियोन्स विद इनएडिक्वेट कंपनसेशन। अब वही चीज है कि यहाँ पर जो वापस आए तो उनको यहाँ पर जो, हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सपोर्ट की, ये जो है ना प्रोविंसेस का भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जितने भी लोकल कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, उनको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी करना चाहिए, वो भी प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब बात पता क्या है, एक जो हमें यहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही है ना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अथॉरिटी, जो हमने पीछे भी बात की, यह सबसे बड़ा मसला है। अब 4 प्रोविंसेस अगर एक पेज के ऊपर आए और यहां पर इस चीज को टैकल करें, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी आए एक जगह पे ऊपर बैठकर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखें। अब ऑल्टरनेटिव भी देखना चाहिए, ऑपरेशंस स्टार्ट हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उनको भी यहां पर सपोर्ट करना जरूरी है,
क्योंकि वो भी अपना घर बार छोड़ रहे हैं, ये भी चीज है ना। तो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो हमें नजर आती है या कम्युनिकेशन गैप जो नजर आता है उसको फिल करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चाहिए, ये भी चीज है। अब ये तो नहीं है कि अब इतने अटैक्स हो रहे हैं और हम चुप करके बैठ जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस चुप करके, उसको रिटेलिएट करना पड़ेगा भाई, एरेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको यहां पर कर्टेल करना पड़ेगा। तो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर भी निभा रहे कि चलो जो कम्युनिकेशन गैप है, जितने भी यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना चाहिए, साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। उसके बाद हमारे पास रहेगा नेक्स्ट जो रहने वाले इंडिया केव्स, इस चीज को यहां पर देखने वाले हैं। ओपिनियन हमारे पास रहने वाले इंडिया हमारे पास ट्रेड कैपिचुलेशन की अगर बात की जाए, यहां पर क्या है, फ्रॉम डिफाइंस टू डील। अब 2025 के अंदर क्या हुआ कि इंडिया ने यहां पर क्या किया कि जितने भी आपके फॉरेन पॉलिसी उसको चेंज किया। अब चेंज क्यों किया, यहां पर जो ट्रंप ने यहां पर टैरिफ लगाए, लेकिन ट्रंप ने भाई ये भी कहा कि इंडिया क्या कर रहा है, एक तो रीजनलाइजेशन बढ़ा रहा है, डीडॉलराइजेशन बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया जो यहां पर जो है चाइना का, नरेंद्र मोदी ने चाइना का विजिट किया, जिसकी वजह से यहां पर जो वो तहफुजात हुए। ट्रंप ने कहा भाई एक तो इंडिया हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा लगा रहा है, 200% हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा ये जो है ऑयल परचेज करने की बात करता है रशिया के साथ, उसके बाद ये रीजनलाइजेशन की बात करता है, मल्टीपोलर की बात करता है यहां पर सिस्टम की। तो फिर क्या हुआ कि ट्रंप ने क्या किया कि उठा के भाई 25% से बढ़ाकर कितने कर दिए, यहां पर 50% जो है यहां पर टैरिफ लगा दिए। फिर जो है इंडिया ने क्या किया कि अपना उल्टा क्या किया, जो है सस्ता ऑयल लेने की खातिर फिर रशिया के साथ अपने जो है ताल्लुकात बढ़ाए। अब रिसेंटली क्या हुआ कि मदर ऑफ ऑल डील साइन की गई जो यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान में, और किसकी वजह से की गई, जो 20 सालों से पेंडिंग पड़ी थी, ट्रंप की वजह। भाई ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसीज है, या कह ले कि जिस तरह टैरिफ हमें यहां पर वार्न किया जा रहा बार बार, तो इन्होंने अपना एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा और कहा कि भाई टैरिफ को रिड्यूस किया जाए, ये चीज है ना। तो अब क्या हुआ है कि अब दोबारा जो है यहां पर हमें इन टर्म ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे भी जब इनके दरमियान में ये सब कुछ चल रहा था, हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से यहां पर क्रिटिसाइज किया गया, राहुल गांधी वाले पार्लियामेंट के अंदर बड़ी डिबेट हुई है, यहां पर नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि भाई आप वाशिंगटन के साथ अपने रिलेशंस खराब मत करो। लेकिन वो मोदी कहे भाई हमने अपने किसानों को भी देखना है ना, नेशनल इंटरेस्ट भी है, सारी चीजें। लेकिन फिर क्या होगा, हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन और भी क्या चीज है कि जो हमारे पास यहां पर नजर आता है, एनएसए के जो अजीत डोवल, वो भी चुपके यहां पर क्या कर रहे थे, निगोशिएशंस कर रहे थे कि हम दोबारा रिकैलिब्रेशन करना चाहते हैं, दोबारा एंगेजमेंट करना चाहते हैं, दोबारा निगोशिएशंस करना चाहते हैं। अब ये भी साथ साथ चीजें चल रही थी। अब ये नहीं था कि ये चुप करके बैठ गए थे, ये इनको भी पता था कि वाशिंगटन के साथ हमें बनाकर रखनी पड़ेगी, उसके बगैर भी गुजारा नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस चल रहा था, इंडिया को फायदा हो रहा था पूरा 83% ऑलमोस्ट, तो इंडिया को फायदा हो रहा था कि जो जितना 80-90% ऑलमोस्ट जो इंडिया को फायदा हो रहा था, ट्रेड सरप्लस चल रहा, हालांकि यूएसए का ट्रेड डेफिसिट चल रहा था इंडिया के साथ ट्रेड करने में, ये चीज है। लेकिन यूएसए कह रहा, यूएसए ने भी तो भाई काउंटर बैलेंस के लिए रखा हुआ था ना चाइना का। अब इनिशियल डिफेंस एंड हाई टैरिफ की वजह से हमें यहां पर डिफेंस देखने को मिला, बिहाइंड द सीन क्या हुआ, डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल रही। जो अब डिप्लोमेसी तो वही है ना कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक, कि आपको डिप्लोमेसी को एक नाइस डॉगी बोलना पड़ेगा जितनी देर तक आपके नेशनल इंटरेस्ट हासिल ना हो जाए। अब यह चीज हमें यहां पर देखने को मिली। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर क्वाइटली एंगेज विद यूएसए काउंटरपार्ट्स टू डी एस्केलेशन टेंशन एंड रेज्यूम ट्रेड टॉक्स। अब जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी यहां पर चोरी चोरी जो है निगोशिएशंस में रहे, टॉक्स में रहे कि भाई डी एस्केलेशन करनी चाहिए टेंशन को, और उसके बाद क्या करना चाहिए, यहां पर दोबारा रेज्यूम करनी चाहिए ट्रेड टॉक, ये चीज। मेजर कंसेंशंस की बात की जाए तो अब जो फिर क्या हुआ कि एग्री टू कट ऑफ टैरिफ्स ऑन यूएसए गुड्स टू जीरो। अब कुछ शराइत भी यहां पर लगाए। एक तो यहां पर भाई इंडिया रशिया का तेल नहीं लेगा, तेल परचेज नहीं करेगा, क्योंकि जब से यहां पर यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल किया है, जो 303 बिलियन बैरल हमें यहां पर तेल देखने को मिला है, यूएसए कहां लेकर जाएगा भाई, उसको भी तो सेल करना है। तो एक तो यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो इंडिया जो है रशिया से तेल नहीं लेगा और अब यहां से लेगा। अब जो ना इंडिया की पॉलिसी भी है वो भी बड़े चालाक है, वो यह कहता है कि भाई ऊपर से ट्रंप को राजी कर देंगे कि इतना तेल ले लेंगे हम, या अपने 100 बिलियन तक ले लेंगे, जितना भी वट एवर है ना, ले लेंगे और खुश करने के लिए, लेकिन इधर से भी काम चालू रखेंगे और उधर से भी काम अपना चालू रखेंगे। अब ये चीज है,
अब चेक करें ये है। अब उसके बाद टैरिफ कट की बात की जाए तो 15 to 18% हमें देखने को मिला। इंडिया ऑल्सो रिलेटेड ऑन रशियन ऑयल डिमांड्स। अब इसको भी जीरो करना पड़ेगा। यूएसए गुड्स, एक तो जितने भी यूएसए के गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर इनको टैरिफ कम करना पड़ेगा, और दिखावे के लिए करेंगे भाई, वाशिंगटन के बगैर तो गुजारा नहीं है ना, इनको यहां पर चलना पड़ेगा। एग्रीकल्चर मार्केट्स की बात करें, इंडिया ग्रांटेड यूएसए एग्रीकल्चर गुड्स एक्सेस टू इट्स डोमेस्टिक मार्केट्स। अब इसी की वजह से तो नरेंद्र मोदी ने स्टांस लिया था कि मैं अपने जो है ना किसानों को जो है पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब जो है यहां पर ओपन करनी पड़ेगी मार्केट, इंडियन मार्केट, किसके लिए, जो यूएसए एग्रीकल्चर हमें नजर आ रहा है उसके लिए। यह चीज हालांकि यहां पर पहले इंडिया ने डिफेंड की थी, अब वही दोबारा ये सारी चीजें मान रहा है यहां पर, रशियन ऑयल से लेकर जीरो गुड्स टैरिफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो यूएसए की है, अब उनसे जो है यहां पर परचेज भी करेगा। ट्रंप को फौरी तौर पर राजी करने के लिए बाकी काम भी तो करने पड़ेंगे ना, ये भी चीजें नजर आ रही। अब बात करेंगे हमारे पास रहने वाले यूएसए ईरान टॉक्स, जो हमारे पास टॉक्स हुई हैं फर्स्ट ओमान के अंदर। यह इतना नोट करना जरूरी है कि फर्स्ट टॉक्स जो होती है ईरान के अंदर, सॉरी ओमान के अंदर या मस्कत के अंदर, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती है, एक हमें जो टेंस डिप्लोमेसी देखने को मिलती है मस्कत के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर कोई इतना कह ले कि जो नजर आनी चाहिए था ना कि यह अच्छे नहीं होंगे टॉक्स, तो काफी बेहतर रहे हैं। दोनों तरफ जो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, जो डिमांड्स वो बताई गई हैं, अब उनके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगी और देन फर्दर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये चीज है। इनडायरेक्ट एंगेजमेंट हुई है, डायरेक्ट इनके साथ नहीं हुए एक दूसरे के। यहाँ पर जेरेड कशनर जो यहाँ पर ट्रंप के जो दामाद है वो भी है यहाँ पर, विटकॉफ वो भी हमें नजर आते हैं यहाँ पर। यूएसए ईरान अचीव्ड अ टेंटेटिव अंडरस्टैंडिंग टू कंटिन्यू डायलॉग्स अवॉइडिंग डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन डिस्पाइट backdrop of the escalating tension while no immediate breakthrough emerged the mere continuation of talks was a seen limited success। यहाँ पर थोड़ी बहुत ही कामयाबी भी हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ कि यहाँ पर हम कह सके कि कोई कह ले कि कोई नई चीज हमें देखने को मिल रही हो, यहाँ पर कोई कह ले कि जिसकी वजह से हमें कोई एक अच्छा ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा हो, कोई ये डेवलपमेंट हुई है। लेकिन अभी सारी यहाँ पर डिमांड्स बताई गई हैं बेसिकली कि ये डिमांड्स है दोनों कंट्रीज की तरफ से। एक तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सबसे बड़ा मेजर जो यहाँ पर डिस्कशन में है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात की जा रही है बार बार, कि जो अभी कह ले कि ईरान ने क्या किया, प्री टॉक से पहले क्या किया, 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है यहाँ पर जो है इनको टेस्ट किया। अब ये भी एक और चीज हमें सामने आ गई, तो अब ये सारी चीजें यूएसए सामने रखेगा कि भाई अब तो कह ले कि इसके ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटीज या न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। और ऊपर से जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो हौदीज है, हिजबुल्लाह है और जो हमास है, उसको भी यहाँ पर जो है वो उनके कर्टेल करना पड़ेगा। ईरान की जो है उनके ऊपर जो कह ले कि फंडिंग वगैरह, ये सारी चीजें ये भी नजर आ रही है। तो कॉशियस एंगेजमेंट की नो पब्लिक एग्रीमेंट, कोई पब्लिक की तरफ से हमें यहाँ पर कोई कह ले कि कड़वाहट देखने को नहीं मिलती, लेकिन बोथ साइड्स मेंटेनिंग फर्म पोजीशन, फोकस वाज ऑन द एस्टैब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर द फ्यूचर डायलॉग। और पूरी फोकस जो है यहाँ पर देखने को मिला कि पूरा क्या है यहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्यूचर डायलॉग। इसका मतलब है डायलॉग्स आगे बढ़ेंगे और बढ़ने चाहिए भी। जिस तरह यहाँ पर कह ले कि अरब स्टेट्स का हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है यूएसए की तरफ से, अरब स्टेट्स जितने भी हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, टर्की है, इजिप्ट है, उसके बाद यहाँ पर यूएई है, तो ये पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो है डी एस्केलेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट टॉक्स। अगर सैंक्शंस की बात की जाए तो अब क्या किया, टॉक्स होने के फौरन बाद जो डेवलपमेंट्स वो क्या हुई है, वाशिंगटन ने क्या क्या इमीडिएटली इंपोज्ड फ्रेश सैंक्शंस ऑन इरानियन ऑयल्स रिलेटेड एंटिटीज। जितने भी ईरान के साथ जो रिलेटेड एंटिटीज है ऑयल के साथ, उसके ऊपर क्या किया, यहाँ पर सैंक्शंस फर्दर जो है यहाँ पर लगा दी। अब 2 चीजें, एक तो यहाँ पर ये चीज है, उसके बाद जो है यहाँ पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का जो है यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, एक ये चीज है। इंटरनेशनल अपील्स की बात किया, करमलिन। अब यहाँ पर देखा जाए जो बैकअप है ईरान का वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर रशिया का, चाइना। तो रशिया की तरफ से बार बार एक ही बात आ रही कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाया जाना चाहिए। तो जो हमारे पास करमलिन की तरफ से क्या अर्ज, रेस्ट्रेंट फ्रॉम द ऑल पार्टीज वाई यूएसए एडवाइज्ड इट्स सिटीजन्स टू लीव। लेकिन एक और चीज भी है कि यूएसए ने अपने जितने भी सिटीजन्स थे ईरान के अंदर, उनको यहाँ पर जो है वो निकलने का बोला है कि भाई आप यहाँ से निकल आओ। एक चीज तो ये भी देखने को मिलती है, तो ये एक न्यू डेवलपमेंट्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप इतना रखें कि जो यूएसए और ईरान के अंदर टॉक्स हुई ओमान के अंदर, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई है, उससे पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। ठीक है, ये मोर देन इनफ है। अब बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, जो कह ले के न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है यहाँ पर कह ले के एंड हो चुकी है।
ठीक है। अब इसके जो है कह ले के रेपरकशन वो बहुत ज्यादा सिवियर हो सकते हैं, क्योंकि ये वो ट्रीटी थी जो दोनों कंट्रीज के जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस बेसिकली लगाई गई थी। अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर लिमिटेशंस का अगर थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक तो 1550 जो है यहाँ पर वॉर हेड्स के ऊपर हमें लिमिटेशन देखने को मिली, 700 जो है यहाँ पर जो है मैं कह ले के मिसाइल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली, इससे आप ज्यादा नहीं बढ़। 850 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है क्या डिलीवरी सिस्टम हमें देखने को मिला कि मिसाइल्स हैं या जितने में उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस देखने को मिली यहाँ पर। तो ये चीजें बेसिकली थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर, और कुछ इंस्पेक्शंस भी थी यहाँ पर दोनों कंट्रीज के, इतना आप डिप्लॉय कर सकते हैं वॉर हेड्स को, यहाँ पर डिप्लॉय इतना नहीं कर सकते। तो ये सारी लिमिटेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिली, और ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशन की हमने। अब जो है ना देखना यह है कि एक्सपायरेशन ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी हैज प्लंज्ड अ ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल इनटू द वोलेटाइल फेज। अब यहां पर खुली आजादी मिल चुकी है, जिस तरह यहां पर ग्लोबल कह ले मिलिटराइजेशन इंपेरेटिव हमें दोस्तों देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, डिफेंस सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है, और डिफेंस सिस्टम के उधर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, आर्म्स यहाँ पर परचेज किए जा रहे हैं। हर कंट्री हर स्टेट यही कर रहा है कि अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ग्लोबल मिलिटराइजेशन इंपेरेटिव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो इसी दौरान जब यहां पर न्यू स्टार्ट ट्रीटी को जब यहां पर जो अगर साइन नहीं किया जाता तो इसके रेपरकशंस वो काफी सिवियर हो सकते हैं, जिस तरह पहले भी हम बताया। न्यू स्टार्ट ट्रीटी लैप्स की बात की जाए, यूएसए रशिया न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर्ड मार्किंग द फर्स्ट टाइम इन द डेकेड्स विदाउट बायलैटरल एंगेजमेंट। अब दोनों के दरमियान में फर्स्ट टाइम जो है बायलैटरल एंगेजमेंट ना होने की बिना पर जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है यहां पर जो है वो हमें एंड होते हुए नजर आई। यूएसए कॉल्स ए फंडामेंटली फ्लॉड and seeks a new architecture insisting on China's inclusion। अब डिमांड्स क्या है ये देख लेते हैं। यूएसए कहता है कि भाई चाइना जो है अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग अपनी कर रहा है डे बाय डे। अगर देखा जाए तो 1000 हमें न्यूक्लियर वॉर हेड्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर 2030 तक, ये कहना है यूएसए का। तो 1000 वो कह रहा है कि यहाँ पर भाई अभी कितने हैं, यहाँ पर 600 से 700 जो है न्यूक्लियर वॉर हेड्स नजर आते हैं चाइना के पास। तो अब यूएसए कह रहा है कि भाई चाइना को भी साथ इंक्लूड किया जाना चाहिए। एलिगेशन सीक्रेट टेस्ट की बात की जाए तो न्यूक्लियर टेस्ट ऑन जून कह ले कि यहां पर 2020 यहां पर रेजिंग ग्लोबल कंसर्न्स अबाउट अडेरेंस टू नॉन प्रोलिफरेशन जो है आर्म्स नॉर्म्स। अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो चाइना अपना कंडक्ट कर रहा है ना, देखे डे बाय डे चाइना भी अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो अब यूएसए को यह डर है कि चाइना ऑलरेडी उसका कंपेटिटर है भाई, वो तो कह ले कि ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन फ्यूचर अगर चाइना को इंक्लूड ना किया गया तो अब यूएसए कहता है कि यहां पर जो आर्किटेक्चर जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा, हम जो बात कर रहे थे, एक न्यू आर्किटेक्चर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तीनों कंट्रीज जिसमें होने चाहिए, आपका चाइना रशिया यूएसए तीनों को होना चाहिए। लेकिन रशिया ये बात करता है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये करते हैं कि फ्रांस और जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से ये भी यहाँ पर जो है बात नहीं मानेगी। हालांकि यहाँ पर नवंबर के अंदर 2025 के अंदर रशिया की तरफ से ये कहा गया था कि हम इस ट्रीटी को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको एक्सटेंड नहीं किया गया, क्योंकि यूएसए की तरफ से यही बार बार आ रहा था कि चाइना को बेसिकली यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी यहाँ पर जो एक्सपायर हुई है, ये कह ले कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है वो देखने को मिल रही है दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो इसको यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा और इसको साइन करना पड़ेगा। लेकिन आप डिमांड्स हैं, देखते हैं आप नेक्स्ट डेवलपमेंट इसके अंदर क्या होती है। तो अब तक यही है, इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा, दोनों तरफ से डिमांड्स क्या हैं इस चीज को आपने देखना है। अब बात करने वाले पाकिस्तान जो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पॉलिसी बेसिकली यहाँ पर बनाई थी, वो कुछ यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। मैंने अभी रिसेंटली एक चीज और भी बताई थी कि जो कुवैत के अंदर बेसिकली डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 2020 के अंदर, जिसको पाकिस्तान यहाँ पर लीड करने जा रहा है। तो ये एक देखे अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान रेडी है डिजिटल सिस्टम के लिए, और यहां पर इंप्लीमेंट करना भी चाहिए। जिस तरह दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रही है, तो पाकिस्तान को भी यहां पर अपडेट करना पड़ेगा अपना सिस्टम पूरा। नो डाउट एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है यहां पर करना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन डिलेज हो रहा है, ओवरसाइट गैप्स, जियो पैराडाइज
नेशनल स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिल रही है 6 मंथ आफ्टर अप्रूवल पाकिस्तान नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी फेस सिग्निफिकेंट हर्डल्स और लैक ऑफ प्रोविंशियल एंगेजमेंट कंसर्न ओवर प्रपोज्ड एआई काउंसिल स्ट्रक्चर। अब एआई का जो पॉलिसी तो बना ली, एक जो स्ट्रक्चर है काउंसिल का उसके अंदर भी कमी लग रही है, यहां पर प्रोविंशियल एंगेजमेंट नहीं मिल रही। अब प्रोविंशियल एंगेजमेंट मिलेगी कैसे जब आपके कह लें कि इनके दरमियान में ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, डायलॉग नहीं है। 4 प्रोविंसेस के अंदर है, वही बात है कि हर प्रोविंस के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी रन कर रही है। जब उसको सेंटर तक आने के लिए बोला जाता है, एक पेज के ऊपर आने के लिए बोला जाता है, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर बोला जाता है, स्टेट के इंटरेस्ट की खातिर बोला जाता है, तो नहीं आते। तो क्या पाकिस्तान इस तरह इंश्योर कर पाएगा कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को यहां पर इंश्योर करवा पाएगा? यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहा है पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है। आज भी हम यहां पर खड़े हैं, आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि लोकल कम्युनिटी का अपलिफ्ट करो, लोकल कम्युनिटी का अपलिफ्ट करो। आज भी हम वहीं पे फंसे हुए, कोई न्यू जो यहां पर होनी, अगर कोई यहां पर काम अच्छा हो भी रहा है लेकिन उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रही है, यहां पर हर्डल्स देखने को मिल रही है। यह चीज भी तो है ना। अब प्रोविंशियल इनएक्शन की बात की जाए तो फेडरल रिक्वेस्ट फॉर इनपुट on AI policy implementation have received no formal response from the provinces। अब कोई भी यहां पर प्रोविंसेस की तरफ से फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कि पाकिस्तान नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी जो बनाई है उसका एक तो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दूसरा प्रोविंसेस को यहां पर जो है वो कह लेके भेजा गया पूरा यहां पर, लेकर उसके पीछे रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अनटच्ड पॉलिसी पिलर्स की बात की जाए सच एज एआई इनोवेशन इकोसिस्टम है, सिक्योर एआई इकोसिस्टम। अब ये दोनों चीज के ऊपर यहां पर डिस्कशन की गई, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जो कह लेना कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं है कि इसको जो है इंश्योर करवाना चाहिए। डाटा सेंटर ओवरसाइट की बात की जाए, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डाटा सेंटर्स क्लाउड सर्विसेज अकरिंग विदाउट क्लियर गवर्नमेंट पॉलिसी और डेजिग्नेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब भी जो क्लाउड सर्विस चल रही है, यहां पर डाटा सेंटर चल रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है डे बाय डे, लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पर कोई भी कह ले क्लियर गवर्नेंस पॉलिसी हमें नजर आना, गवर्नमेंट पॉलिसी या डेजिग्नेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी वो नजर नहीं आ रही। तो कैसे आप साइबर क्राइम को कैसे यहां पर जो है वो जो कंट्रोल करोगे? जो साइबर सिक्योरिटी एक न्यू हमें यहां पर कह ले फ्रंटियर लाइन देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसको कैसे यहां पर आप फेस करोगे जब ये आप कह ले के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपोर्टेंट पॉलिसी, इसके ऊपर अभी स्ट्रक्चर जो इनकम्प्लीट है आपका, तो ये इंप्लीमेंटेशन सारा प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए प्रोविंसेस के दरमियान में हमें यहाँ पर ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन, डायलॉग्स, एंगेजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सारा मसला यहाँ पर पैदा हो रहा है। ठीक है, की तरफ सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहले भी मैं बताता हूँ अपनी वोकैब के अंदर लाजमी जो है वो वेरिएशन लेकर आए। सबसे पहले जो हमारा पास वर्ड्स रहने वाला है फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक बेसिकली बोला जाता है काम एंड अनइमोशनल को, पुरसकून को, जिसके कोई जज्बात ना है, बिल्कुल सुकून वाला। इम्पैसिव या स्टॉइस आप कह सकते हैं। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, बड़ी मुश्किल से समझ पाना। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या था? बड़ी मुश्किल से आप, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इनएग्मेटिक आप कह सकते हैं, इनफेदमेबल भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है रिफ्रेनिंग, ऑलरेडी आपको पता है, होल्डिंग बैक, रेजिस्टिंग। ठीक है, बाज रखना या रोकना। अब्सटेनिंग या रेजिस्टिंग कह सकते हैं। डाइल्यूटेड आप कह सकते हैं, मेड वीकर, पतला किया हुआ या कमजोर कह सकते हैं, वीकेंड या थिंड। ठीक है, उसके बाद है सेडेंटेरी। सेडेंटेरी आपका पास डाइल्यूटेड, इनस्क्रूटेबल और फ्लैगमेटिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, बिल्कुल सुस्त तर्ज जिंदगी कह सकते हैं। इनएक्टिव या इमोबाइल कह सकते हैं। कंड्यूट, कंड्यूट का मतलब होता है चैनल और मीडियम आप बोल सकते हैं इसको, जरिया या रास्ता। ठीक है, चैनल या मीडियम जो रास्ता होता है, ये आप चैनल यूज कर रहे हैं, रास्ता यूज कर रहे हैं, तो मतलब आप कंड्यूट कह सकते हैं। क्वेल का मतलब होता है पुट एन एंड टू। ठीक है, क्या करना? यहाँ पर दबा देना, कुचल देना, सप्रेस कर देना, यहाँ पर सबड्यू कर देना। ब्रोमेंस का मतलब होता है क्लोज नॉन रोमांटिक फ्रेंडशिप। ठीक है, गहरी दोस्ती या कह सकते हैं, फ्रेंडशिप को आप कह सकते हैं। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली, भद्दे को बोला जाता है, बदसूरत को आप बोल सकते हैं ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क आपका ऑलरेडी एमपीटी के अंदर पूछा जा चुका है, बिजारे या हिडियस आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास वर्ड रहने वाला है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है यहाँ पर, ये पहले भी हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। डिफेंड का मतलब था मेड हार्मलेस, बेजरर बना देना। ठीक है, जो नुकसानदेह चीज है उसको क्या बना देना? हार्मलेस बना देना, न्यूट्रलाइज कर देना या डिसआर्म कर देना। एफिकेसी का मतलब होता है एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को बोला जाता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ठीक है, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी। टाटरिंग का मतलब होता है अनस्टेबल,
अबाउट टू फॉल, गिरने वाले को या डगमगाते को बोल सकते हैं आप, शेकी को बोल सकते हैं, अनस्टेडी को बोल सकते हैं। स्क्यूड का मतलब होता है डिसॉल्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है यहाँ पर बिगड़ता हुआ, है ना, जो बिल्कुल बाइस्ड हो। उसके बाद हमारे पास मिसनॉमर, मिसनॉमर का मतलब होता है गलत नाम को बोला जाता है, इनकरेक्ट नेम को मिस लेबल बोल सकते हैं, मिस्टेक बोल सकते हैं। फॉर्मेंट, अब फॉर्मेंटेशन भी होता है, लेकिन हमारे पास फॉर्मेंट है, फॉर्मेंट का मतलब है स्टर अप, उकसाना, क्या करना, उकसाना, भड़काना, इंसाइट, प्रोवोक करना। उसके बाद लास्ट हमारे पास रहेगा इंस्पेड, इंस्पेड का हमारे पास लैकिंग इंटरेस्ट, जो किसी दिलचस्पी ना होना, बिल्कुल बेमजा होना, फीका होना, ब्लैंड, डल को बोला जाता है। आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।